डियर इलेक्ट्रॉनिक्स लवर्स, हाउ इज़ द जोश? आई होप योर जोश इज़ वेरी हाई, क्योंकि मुझे आज के इस टॉपिक को समझाने के लिए आपके ध्यान के साथ साथ जोश की भी ज़रूरत पड़ेगी। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के सेकंड टॉपिक, दैट इज सर्किट एनालिसिस ऑफ एमिटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आज हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है वो तो हम जान चुके थे। अब ये जो करता है वो कैसे करता है, इसकी वर्किंग को समझेंगे और एक एमिटर कपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बना के उसकी एनालिसिस भी करेंगे और एक सेकेंड क्लास भी करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम इसके कॉमन मोड एनालिसिस और डिफरेंशियल मोड एनालिसिस करेंगे एंड कंक्लूड करेंगे कि CMRR क्या होता है और उस CMRR को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, सो ये एक सर्किट डायग्राम है एमिटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। देख के आपको कुछ नया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने VJT ट्रांजिस्टर के ऊपर काफ़ी एनालिसिस कर रखी है। आप देख सकते हैं ये एक VJT ट्रांजिस्टर है और आई विल टेल यू कि ये ऑब्वियसली एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बायास्ड है। कॉमन एमीटर के कॉन्फ़िगरेशन में इसको हमने कनेक्ट करके रखा हुआ देख सकते हैं आप। RC1 रजिस्टर के थ्रू VJT ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को जोड़ा, उसके बाद इसके एमीटर को भी एक रजिस्टर के थ्रू माइनस पोटेंशियल दिया और इग्नोर दिस V इनपुट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसको अभी फिलहाल इग्नोर करिए। तो एक तरह से इसको हमने कोई वोल्टेज, कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किए, मतलब इसको हमने एक तरह से ग्राउंड करके रखा है एज फार एज द DC इज कंसर्न। तो इन दिस सेंस ये मेरा एक्टिव मोड में जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज आपके बेस के कंपेरिजन में एमीटर क्या है, माइनस पोटेंशियल में है, तो ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये रिवर्स बायस है। और एग्जैक्ट अगर आप इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो तो एग्जैक्ट इसका मिरर इमेज इस साइड में, इसकी रेप्लिका हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है। तो जो भी एनालिसिस, जो भी डिस्क्रिप्शन में इस ट्रांजिस्टर के बारे में बता रहा हूँ वो सारा चीज़ इसके ऊपर भी लागू होता है, राइट। तो ये भी एक कॉमन एमिटर में कनेक्टेड एक ट्रांजिस्टर है और दोनों को हमने जोड़ रखा एक तरह से मल्टी स्टेजिंग की करके रखी है, माने दो ट्रांजिस्टर को जोड़ के हम एक एम्पलीफायर बना रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से या कैपेसिटर के माध्यम से या फिर डायरेक्ट भी हम कपलिंग कर सकते हैं दो ट्रांजिस्टर्स की। और यहाँ पे डायरेक्ट दो ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है उसको डायरेक्टली कपल कर दिया, यानी कनेक्ट कर दिया, इसलिए इसका नाम एमीटर कपल्ड है। एमीटर कपल्ड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके एमीटर की डायरेक्ट कपलिंग की गई है। डायरेक्ट कपलिंग के बारे में जो इंपॉर्टेंस है, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है, वो मैंने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी बताया था, जो रिपीट कर दूं, जो आपको जानना चाहिए कि IC जब बनाए जाते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स की दुनिया में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हम अवॉइड करना चाहेंगे कैपेसिटर और इंडक्टर का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उनको एक इंटीग्रेटेड सर्किट में डेवलप करना बहुत चैलेंजिंग होता है। हमें उसको मतलब ना बनाए, ये हम प्रीफर करते हैं। इसीलिए कैपेसिटर कपलिंग या ट्रांसफार्मर कपलिंग को अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्ट कपलिंग को प्रीफर करते हैं। दैट्स वाई एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये भी बन जाता है कि what it does, it employs the direct coupling। इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है कैपेसिटर या ट्रांसफार्मर कपलिंग की। इसलिए IC बनाने की दुनिया में काफ़ी यूजफुल डिवाइस बन के उभरता है ये, और यही कारण है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के जो IC चिप्स होते हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका एक कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है उसका ये। तो ये सारे इंपॉर्टेंस ऑलरेडी हमने कवर कर रखे थे, बट डायग्राम में मैंने इस बात को रिपीट किया क्योंकि अभी तक हमने एग्जैक्ट डायग्राम नहीं देखा था। तो एमीटर कपल्ड डायरेक्ट, ठीक है, सॉरी, एमीटर कपल्ड एक ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों है? ऑब्वियसली बिकॉज हम देख सकते हैं विजुअली डायग्राम में कि इसके दो इनपुट टर्मिनल्स है, एक यहाँ, एक पहले वाले ट्रांजिस्टर के बेस से इनपुट देंगे और एक दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस से हम इनपुट देंगे, राइट है, राइट। नाउ अब एक बात बता दूं, और देखिए, हाँ, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का एक आउटपुट है, दूसरे ट्रांजिस्टर का भी एक आउटपुट है, और दोनों आउटपुट के बीच से हम इस पूरे सेटअप का एक ओवरऑल आउटपुट यहां से लेने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे बैलेंस्ड आउटपुट। यानी कि इसका आउटपुट और इसका आउटपुट दोनों, यानी इसके आउटपुट के रेफरेंस में ये आउटपुट और इसके रेफरेंस में ये आउटपुट कह सकते हो। तो जब दो टर्मिनल के बीच में आउटपुट लेंगे तो ऑब्वियसली एक दूसरे का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। अगर मैं इस बात को लिख दूं थोड़ा तो बेटर होगा आपके लिए कि यहाँ से जो आउटपुट होगा, से इट विल बी V01 क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिस्टर से है, और इट विल बी V02 मतलब V आउटपुट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर एंड V आउटपुट ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर। और जो मैं ओवरऑल बैलेंस्ड आउटपुट में लूंगा वो होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ,
जो बैलेंस्ड आउटपुट लूँगा वो ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस होगा, यानी पहला ट्रांजिस्टर का आउटपुट माइनस दूसरे ट्रांजिस्टर का आउटपुट का ये मोड लूँगा। मोड मतलब मैग्नीट्यूड पे मेरा ध्यान रहेगा, इसके माइनस प्लस पे मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो यही मेरा आउटपुट होगा यहाँ से। तो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें क्या समझे थे कि इट विल हैव 2 इनपुट्स एंड ए सिंगल आउटपुट। तो ये हमारा, हमने इस डायग्राम में समझ लिया इस बात को। अब एक बात बता दूं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो थियोरेटिकल एक्सपेक्टेशन है, यानी थियोरेटिकली व्हाट शुड ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर डू, वो ये है कि इट शुड गिव द एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द इनपुट्स। या यूँ कहो कि इसका एम्पलीफाइड यहाँ मिलेगा, इसका एम्पलीफाइड यहाँ मिलेगा। जस्ट एक रफ अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि दोनों, यानी कह सकते हैं कि इसका एक एम्पलीफाइड वर्जन होगा, इसका एक एम्पलीफाइड वर्जन होगा, और 2 आउटपुट्स होंगे और दोनों का डिफरेंस में लेने वाला हूँ। तो व्हाट शुड डिफरेंशियल एम्पलीफायर आइडियली डू। एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर आइडियली क्या करता है, आइडियली वर्ड पे काफ़ी मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, समझिएगा। डिफरेंशियल एम्पलीफायर आइडियली क्या करता है, 2 इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। 2 इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट देता है। बट आइडियली होता है, प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है। अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंस एम्पलीफाइड, यानी जो डिफरेंस का एम्पलीफाइड जो आउटपुट है उसके अलावा कुछ और एडिशनल आउटपुट वो देने लगता है, जिसका कारण था कुछ कॉमन मोड वगैरह हमने देखा था, वी हैव डेल्ट दैट। बट फिलहाल समझिए, आइडियली वर्ड पे काफ़ी जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बताने ये जा रहा हूँ आपको कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें एक कंडीशन मैं अभी बताने जा रहा हूँ, और वो कंडीशन अगर अचीव कर ले, हम परफेक्टली अचीव कर ले, वो कंडीशन भी बताऊंगा, वो कंडीशन अगर हम परफेक्टली अचीव कर ले तब ये आइडियली जो हमें देना चाहिए वो देगा। यानी आइडियली क्या देना चाहिए, आइडियली इट शुड गिव द एम्पलीफाइड फॉर्म ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ द 2 इनपुट्स। मैं लिख देता हूं आपको रिकॉल करने के लिए बात कि व्हाट शुड इट डू, द आउटपुट, वही व्हाट वी एक्सपेक्ट कि एक इसका कुछ गेन होगा जिसको हम AD लिख देंगे, वो डिफरेंस ऑफ V1 और V2 के डिफरेंस, यानी यहाँ पे V1 दे रहा हूँ और अगर यहाँ पे V2 दे रहा हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस के एम्पलीफाइड फॉर्म को ही ऐसे आउटपुट देने वाला है। दिस इज द थियोरेटिकल एक्सपेक्टेशन। थियोरेटिकल हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, बट इन ऑर्डर टू ओबे दिस आइडियलिटी, यानी आइडियली ऐसा होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, आइडियली ये होना चाहिए। बट ये आइडियलिटी फॉलो होने का कंडीशन अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। कंडीशन ये है कि ये जो मैंने बोला ना, इसको एक वर्ड में लिख दूं कि सिमेट्रिकल एमिटर कपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि इसके बीचों बीच अगर इमेजिनरी लाइन खींचो तो सिमेट्रिकल डायग्राम है, यानी कि इसके लेफ्ट साइड में जो चीज़ है राइट साइड में भी एग्जैक्टली वही चीज़ है, और थ्योरेटिकली भी वही चीज़ है। का मतलब कि मुझे ये दोनों ट्रांजिस्टर को परफेक्ट मैच करने पड़ेंगे। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए, परफेक्ट मैचिंग जिसको कहा जाता है। तो ये आइडियलिटी तब आएगा जब हम इसकी परफेक्ट मैचिंग कर देंगे। तो परफेक्ट मैचिंग का मतलब ये होता है कि इसका कुछ बीटा फैक्टर होगा, यानी इसका कुछ बीटा 1 होगा, दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का कुछ बीटा 2 होगा, दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ तक कि इसको जो मैंने रजिस्टर से कनेक्ट करके रखा है, कलेक्टर वाला, इसके कलेक्टर को जो रेजिस्टेंस दे रखा वो भी दोनों बराबर कर देने चाहिए। कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये तो बहुत ईजी है, दोनों को परफेक्टली बराबर कर देना। मैं बता दूं एक प्रैक्टिकल बात आप लोगों को नहीं पता तो, कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है थ्योरेटिकली इनकी रेटिंग तो की रहेगी। सपोज ये 5 किलो ओम का है और इसका भी ऊपर लिखा रहेगा 5 किलो ओम, तो 5 किलो ओम का ये भी है, 5 किलो ओम का ये भी है, मैंने लगा तो दिया थ्योरेटिकली, बट एक्चुअल स्पीकिंग ये दोनों एग्जैक्ट 5-5 किलो ओम के नहीं हो सकते कभी, या ये कुछ होगा तो ये कुछ डिफरेंस होगा। यानी कि हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं कि 5 किलो ओम के नाम से, लेकिन एग्जैक्ट 5 किलो ओम हो, ये भी एग्जैक्ट 5 किलो ओम हो। इन शॉर्ट आई वांट टू से दैट कि इसको और इसको एग्जैक्ट मैच करना, इसको एग्जैक्ट मैच करना, इट इज नॉट रियली पॉसिबल। परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल। परफेक्ट मैचिंग जिसको बोल रहे हैं वो अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज इन जनरल वी नो दैट परफेक्शन इज नेवर अचीव्ड। परफेक्शन किया नहीं जा सकता, लेकिन हम मान के चलेंगे कि ये परफेक्टली मैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियली मैच कर रहा है, आइडियली इक्वल हो रहा है। तो इफ वी कंसिडर, मैं लिख देता हूं, वी शैल एज्यूम, हम एज्यूम करेंगे, वी शैल एज्यूम दैट बोथ द transistors are
परफेक्टली मैच्ड, मतलब बिल्कुल उनके दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने मैच कर लिया। हम मैच कर दिए मतलब ये दोनों एक्चुअली में हो रहा है, हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो वी शैल अज्यूम दैट बोथ द ट्रांजिस्टर्स आर परफेक्टली मैच एंड देन वी शैल डू दी सर्किट एनालिसिस, ठीक है, एंड देन वी शैल गेट सर्टेन रिजल्ट। इस बात का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं एनालिसिस अभी करूँगा और कुछ रिजल्ट हमें मिलने वाला है, वो रिजल्ट जो मुझे मिलेगा वो हम इसको कंसिडर करके चल रहे हैं कि परफेक्ट मैच कर चुका हूँ। आइडियलिटी को फॉलो करते हुए मैं सारे रिजल्ट को निकालूंगा, बट बाद में हम देखेंगे कि जो रिजल्ट आया है वो तब आया ना जब परफेक्ट मैच हो जाए, लेकिन एक्चुअली में तो मेरा परफेक्ट मैच हुआ ही नहीं है, प्रैक्टिकली तो परफेक्ट मैच हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब जो रिजल्ट मेरा आने वाला है वो आइडियल कंडीशन में वैलिड है, प्रैक्टिकली वैलिड नहीं है। विल सी दैट लेटर, बट फिलहाल ये समझ लीजिए कि हम इसको परफेक्ट मैच का एक सिनेरियो कंसिडर करते हुए इसकी एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, फेज डायग्राम कह सकता हूँ एक हम बनाएंगे। फेज डायग्राम को यूज करके एनालिसिस सिंपल होने वाला है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैं फेज डायग्राम के बारे में बात बता दूं कि कॉमन एमिटर के केस में जब भी एक ट्रांजिस्टर को आप कॉमन एमिटर में, लेट मी ड्रॉ दिस हेयर, जब भी एक ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर में आप इस तरह से बायस कर देते हो, यहाँ पे VCC लगा देते हो, बेस को भी कुछ पोटेंशियल दे देते हो VVV, और इसको अर्थ कर देते हो, इसको भी अर्थ कर देते हो, और आप आउटपुट यहाँ से लेना चाहते हो V आउटपुट, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा, ना सोफा जानते हैं सारी बातें, तो क्या होगा जल्दी से देख लेते हैं। एक DC कंडीशन में यहाँ पे IV करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे ये अगर RC है इसका रेजिस्टेंस, तो इस RC रेजिस्टेंस के थ्रू IC करंट फ्लो करते हुए कलेक्टर में जाएगा, एंड आउटपुट इसी पे डिसाइड होने वाला है। आउटपुट क्या होगा आपका, आउटपुट आपका सिंपली होगा जो VCC आपने लगाया है ये वाला, माइनस आपने IC कुछ दिया, मतलब फ्लो कराया, सॉरी IC कुछ फ्लो किया, और RC रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो फ्लो कर रहा, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ। दिस विल गिव यू द आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू। नाउ अब आप इसमें क्या करने जा रहे हो, कुछ AC कनेक्ट करने जा रहे हो, AC इनपुट लगाने जा रहे हो, ठीक है, कुछ AC इनपुट लगाने जा रहे हो। लेट मी ड्रॉ दिस, ये हो गया आपका AC इनपुट आपने लगा दिया। तो AC इनपुट कैसा दिखता है, ये इसको बोलेंगे आपको, इसलिए फेज डायग्राम का यूज मैंने किया, यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल पहले पॉजिटिव, फिर सेकंड हाफ साइकिल आपका निगेटिव, इस तरह से आप इसका इनपुट दिए हो। तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए बढ़ेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बढ़ेगा, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए फिर घटेगा भी। तो ऑब्वियसली आपका बायस में चेंज हो जाएगा, तो IB में प्लस कुछ स्मॉल चेंज आएगा, यानी IB कुछ बढ़ेगा थोड़ा सा, फिर घटेगा, IB थोड़ा बढ़ेगा, IB थोड़ा घटेगा, तो प्लस माइनस स्मॉल IB होगा। इसकी वजह से आपका जो IC जो आपने बायस कर रखा था उसमें भी कुछ प्लस कुछ माइनस स्मॉल IC होंगे, यानी IC कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा। तो जब आपका IC बढ़ेगा तो V आउटपुट आपका ऑब्वियसली घटेगा, ऑब्वियसली इस इक्वेशन के हिसाब से होगा, ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इक्वेशन क्या बता रहा है, ये घट जाएगा, तो ये बढ़ने पे होगा। उसी तरह से जब IC घटेगा तो ये V आउटपुट आपका बढ़ेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब जब आपका इनपुट बढ़ रहा है, मतलब इनपुट पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिवली बढ़ रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई आपका घट रहा है। तो इसीलिए मैं अगर V आउटपुट का कर्व बनाऊँ, ये आपका V इन का कर्व है और ये आपका V आउट का कर्व है, तो ये जब बढ़ेगा तो इफ है ना रिजल्ट ये होगा कि ये घटेगा। तो यह इसका मतलब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल जब इनपुट मिल रहा होगा तो इसके आउटपुट में आउटपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा होगा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, तो ये बढ़ जाएगा, तो इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। बस ये मुझे आपको रिमाइंड कराना था, इसको कहते हैं फेज रिवर्सल, फेज रिवर्सल। और ये कब हो रहा है, जब आपका ट्रांजिस्टर CE कॉमन एमिटर के सेटअप में कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये ध्यान दीजिएगा इस फेज डायग्राम पे, यही फेज डायग्राम का मैं काफ़ी यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फेज डायग्राम मैं सिंपल बता सकता था कि जब भी कॉमन एमिटर के ट्रांजिस्टर में इनपुट दिया जाता है तो फेज का रिवर्सल हो जाता है, बट ये कैसे होता है, आई वांटेड यू टू रिकॉल ऑल्सो, याद आना चाहिए, तो ज़्यादा मजा आता है समझने में, ठीक है। तो इसको फेज रिवर्सल कहते हैं, फेज रिवर्सल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है आपका यहाँ पे, ठीक है। सो कॉमन एमिटर में ऐसा होता है, लेकिन कॉमन कलेक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा, कॉमन बेस के केस में भी ऐसा नहीं होता। कॉमन कलेक्टर में सीधा सीधा जैसे आपको इनपुट दोगे वही आपके आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। कॉमन कलेक्टर में भी होगा, कॉमन बेस में भी जो इनपुट दोगे ये इन है, ये आउट है, ये इन है, ये आउट है। तो ये बातें सिंपल थी।
अब हम स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल एनालिसिस करने वाले हम, ठीक है। तो देखिएगा, अच्छा एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर दूं, बच्चे छोटे से कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए बता दूं कि जब मैं एनालिसिस करूंगा तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होता है वो दो इनपुट्स लेता है, V1 और V2। ऑब्वियसली मेरे पास इधर भी एक इनपुट टर्मिनल है, एक बार, लेकिन इसकी जब पूरी एनालिसिस करूंगा तो इन ऑर्डर टू हैव द सिंप्लिसिटी ऑफ द एनालिसिस, सिंपल रखने के लिए चीज़ों को, मैं एट ए टाइम एक इनपुट दे करके ही एनालाइज करूंगा। तो एट ए टाइम का मतलब हुआ कि जब ये इनपुट में दे रहा हूँ तो ये इनपुट में नहीं दे रहा हूँ, मान के चलूंगा, विल कंसिडर दैट। और जब ये इनपुट दे रहा हूँ तो ये इनपुट नहीं दे रहा हूँ, ये उस टाइम में मान के चलूंगा। और ओवरऑल सारी एनालिसिस जब हो जाएगी तब मान लूंगा कि दोनों एक टाइम देने तो क्या होता, ठीक है। तो जब ये इनपुट दे रहा हूँ तो ये इनपुट नहीं दे रहा हूँ, मतलब जीरो दे रहा हूँ, इसलिए इसको ग्राउंडिंग कर दूंगा। और ये इनपुट जब दे रहा हूँ तो इसको ग्राउंडिंग करूंगा। अब आप सोचोगे ये वैलिड क्यों है, तो ये भी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ठीक है। आई मस्ट टेल यू कि सपोज आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, इसको एक इनपुट दे रहे हो V1, ठीक है, और इसको दूसरा इनपुट दे रहे हो V2, ठीक है। तो ये वैलिड कैसे है, देखिएगा, ये रेजिस्टेंस R है, तो कोई कहता कि इसमें इसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट बताओ, तो इलेक्ट्रिकल के बच्चे तुरंत बोलेंगे V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R। अगर जिसका वैल्यू बड़ा होगा उधर से उधर करंट जाएगा। सपोज V1 की वैल्यू, मैं मान लेता हूँ कि V1 की वैल्यू V2 से बड़ा है, तो सिंपली V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई ये करंट इधर फ्लो हो रहा है, सिंपल। लेकिन कोई इसको दूसरे तरीके से एनालाइज करना चाहता है, बोलता है कि सर मैं मान लूंगा कि V1 दिया लेकिन V2 मेरा ग्राउंडेड है, तो क्या लिखूंगा, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R, यानी V1 डिवाइडेड बाई R। ये करंट है जो इधर से इधर फ्लो कर रहा है। और जब V2 दूंगा तो V1 को ग्राउंडेड मान लूंगा, तो इसका मतलब V2 माइनस 0 बाई R। और ये करंट ऑब्वियसली मेरा ज़्यादा होगा क्योंकि ये वोल्टेज ज़्यादा है, इसलिए दिस माइनस दिस करूंगा, तो इसको लिख सकते हैं V1 बाई R माइनस V2 बाई R, इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 बाई R। तो मैंने क्या किया, एक एट ए टाइम एक की एनालिसिस की तो भी मेरा रिजल्ट वही आया, और दोनों का एक साथ एनालाइज किया तो भी एक साथ आया। तो जब मेरा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा तो मैं एट ए टाइम एक की एनालिसिस करना मेरे लिए प्रिफरेबल होगा, मेरे लिए सिंपल होगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। इसीलिए मैं एट ए टाइम एक की एनालिसिस करने का यहाँ पे जो हमारा एक एडवांटेज है उसको यूज करने वाला हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का जो लॉजिक है उसको मैं यूज करना चाह रहा हूँ। ये वैलिड है मेरा, तो ये वैलिडिटी मैं यूज करने जा रहा हूँ। सॉरी, ये वाला कौन सा डिलीट कर दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। तो मैंने क्या बोला कि मैं जब V1 दूंगा तो V2 को ग्राउंड मानूंगा। तो लेट मी ट्राई टू स्टार्ट दी एक्चुअल एनालिसिस नाउ, बिकॉज सारे बेसिक्स की बातें मैंने यहाँ कर ली है, ट्रांजिस्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, उसके बेसिस पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो कि अभी फिर से एक बार बता दूँ कि सिंपल एनालिसिस होने वाला, कोई नया चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाला है। फिर भी एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर में स्पेशली हमें जानना पड़ेगा। तो देखिए, V1 दे रहा हूँ, इसलिए V1 को मैं मार्क कर लिया कि V1 दे रहा हूँ। और जब मैं V1 दे रहा हूँ तो V1 को मैं दिखा दूँ कि कैसा दिख रहा है इसका फेज। तो इस तरह से कुछ पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आया। फेज डायग्राम बना के मैं एनालाइज करूंगा, इसीलिए फेज डायग्राम बहुत जरूरी है। देखिएगा कि किस तरह से फेज उल्टा उल्टा होने वाला है। तो ये मैंने जब दिया तो मैंने बोला ना कि उस टाइम पे इसको मैं ग्राउंड मान के चल रहा हूँ, तो इसको मैंने इस टाइम पे ग्राउंड कर दिया। तो येलो कलर में जो एनालिसिस, अभी जितना चीज़ मैं येलो में लिखने वाला हूँ वो इस इनपुट को अप्लाई करते हुए कंसिडर करके सारा काम लिखने वाला हूँ। तो देखिएगा, एक तो सिंपल बात है, डायरेक्ट करने वाला हूँ काम कि जैसे यहाँ पे इनपुट दोगे ऑब्वियसली ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, यानी फर्स्ट जिसको डायरेक्ट आपको इनपुट दे रहे हो, उसके पास एक आउटपुट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ये सारा चीज़ जो मैंने किया है, इस तरह से एक आउटपुट यहाँ फटाक से मिलेगा, यानी V01 आपको मिलेगा। तो मैं V01 का आउटपुट यहाँ पे निकाल, आप तो देखिए कॉमन एमिटर कन्फिगुरेशन में है सिंपली, और ये बीटा फैक्टर से आप दे रहे हो बेस पे इनपुट और ले रहे हो कलेक्टर पे आउटपुट। तो बीटा फैक्टर से आपका क्या हो रहा है, करंट एम्पलीफायर, अकॉर्डिंगली वोल्टेज भी उसी सेंस में हम मान के चलो। जस्ट मैं लिख रहा हूँ बीटा का मतलब सिंपली यहाँ पे ये है कि कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन में काम कर रहा है। कॉमन एमिटर में बीटा फैक्टर मतलब करंट का एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है। तो बीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एम्पलीफाई होगा और अकॉर्डिंगली V01 जो आउटपुट है आपका मिलेगा, और ऑब्वियसली आपका फेज रिवर्स होकर के आउटपुट मिलेगा। फेज रिवर्स देखिए ध्यान से, पहले पॉजिटिव था यहाँ लेकिन पहले नेगेटिव है, फिर इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि पहला जो इनपुट दिया उस जो Q1 जो ट्रांजिस्टर को इनपुट मिला है वो फेज रिवर्स्ड होकर निकला है, ठीक है। तो ये जो है इसका नाम लिख देता हूँ V01, और ये V01 किसकी वजह से है, फर्स्ट इनपुट की वजह से, इसलिए ब्रैकेट में 1 भी लिख देता हूँ, ठीक है।
अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि इस ट्रांजिस्टर को के पास मैंने इनपुट दिया है तो यही ट्रांजिस्टर सिर्फ आउटपुट देगा। दिस ट्रांजिस्टर विल ऑल्सो एक्सपीरियंस सर्टेन इनपुट, मतलब एक्चुअली ये डायरेक्ट कपलिंग की गई है, एमिटर की कपलिंग की गई है, तो ये इनपुट जो दिए हो इनडायरेक्टली आगे जाके इसको भी मिलेगा। ऑल दो दिस एक्चुअल जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एक्सटर्नली हम ये सोच रहे कि मैंने तो कोई इनपुट दिया ही नहीं, तो इसका मतलब थोड़ी कि ट्रांजिस्टर कुछ आउटपुट नहीं देगा। दिस ट्रांजिस्टर इज गेटिंग इनपुट फ्रॉम द अदर साइड, यहाँ से इनपुट उसको मिलने वाला है। तो ये बात ही मैं एम्फेसिस करना चाहता था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब एक्चुअल एनालिसिस शुरू हो रही है। ऐसा मत सोचिएगा कि इसको इनपुट देंगे तो यहाँ से आउटपुट मिलेगा, इसको इनपुट देंगे तो यहाँ से आउटपुट मिलेगा, दोनों इनपुट देंगे तो दोनों आउटपुट मिलेगा। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट। द थिंग इज दैट कि जब इस इनपुट दोगे तो भी दोनों से आउटपुट मिलेगा, जब एक इनपुट दोगे तो इससे तो इनपुट आउटपुट मिलेगा ही, इससे भी आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब कि फॉर वन इनपुट देयर विल बी टू आउटपुट्स। सो दोनों इनपुट दोगे तो देयर विल बी फोर आउटपुट्स। हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, समझेंगे हो क्या रहा। देखिए कहानी में देखिए होगा क्या। जैसे ही आप इसको दोगे ऑब्वियसली यहाँ से एक एमिटर करंट फ्लो होना शुरू होगा, IE1 भी लिख दूँ तो चलेगा, लेकिन उतना लंबा लिखने की बात नहीं है, तो समझ लीजिए यहाँ से एमिटर करंट फ्लो होगा। और आप एक इस सेंस में सोचिए कि ये जो ट्रांजिस्टर है उसका यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा करंट, ऑब्वियसली एमिटर करंट फ्लो होगा, वो आगे जाके ये एक रजिस्टर को फील करेगा, तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। और इस बात को समझिए कि इधर से आपका IB करंट आ रहा था और इधर से आपका IE करंट निकला, यानी कि ये IB से IE की तरफ एम्पलीफाई होके आया है और यहाँ पे गामा एम्पलीफिकेशन हुआ है। गामा एम्पलीफिकेशन क्योंकि कॉमन कलेक्टर के सेंस में एम्पलीफाई हो गया है, तो गामा जो होता है वो थोड़ा सा लार्जर देन बीटा होता है। ये बात मैं आपको फिलहाल बताना चाहता हूँ। यहाँ गामा एम्पलीफिकेशन हुआ। गामा यहाँ पे लिखने और बहुत ज़्यादा एम्फेसिस की बात नहीं है, बस एक सेंस आपको लेना है यहाँ पे कि जो गामा एम्पलीफिकेशन हो रहा है, लेट मी राइट इट ब्यूटीफुली, ये जो गामा एम्पलीफिकेशन हो रहा है वो इस बीटा के कंपैरिजन में हाइयर हो रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्फा लेस देन 1 होता है, ठीक है, और गामा ग्रेटर देन 1 होता है, दोनों मल्टीप्लाई करने से बीटा बनते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है। अल्फा जो है वो एमीटर और बेस करंट का रेशियो, सॉरी अल्फा जो है वो कलेक्टर टू एमीटर करंट का रेशियो होता है, गामा जो है वो एमीटर टू बेस करंट का रेशियो होता है, और दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो कलेक्टर टू बेस करंट का रेशियो बन जाता है। तो ये चीज़ आप एक दिमाग में रख सकते हो। हालांकि आपको एक्सप्लेनेशन आप जब इसको लिख रहे होगे या डिस्क्राइब कर रहे हो तो जरूरी नहीं बातें लिखना, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स आई एम यूजिंग दोज वैल्यूज एंड टर्म्स, ठीक है। तो एक जब इनपुट आपने दिया तो पहले ट्रांजिस्टर से आउटपुट आपको ये मिल गया, सो फार सो गुड, क्लियर है, ऑलराइट। अब जब ये इनपुट जब दिया है तो यहाँ से भी तो एमीटर करंट निकल रहा है, और वो करंट इस रेजिस्टेंस, ये जो इसका नाम मैंने रखा नहीं, सॉरी फॉर दैट, इसका नाम लिख देता हूं मैं कुछ RE रेजिस्टेंस। ये जो RE रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, एंड दैट वोल्टेज विल बी आल्सो लाइक दिस, इस तरह के ही सेंस में रहेगा। एम्पलीफाइड तो रहेगा ही रहेगा, बट मैं उसका एम्पलीफिकेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। इसका फेज देखिए, जो फेज है वही फेज है, इसका फेज बिल्कुल सेम है, कोई फेज डिफरेंस नहीं हुआ है, यही बताना चाहता हूँ। बट इधर से जब आउटपुट जा रहा है कलेक्टर के पास तो वो फेज डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे यही एज एन आउटपुट, इसका जो आउटपुट है यहाँ अवेलेबल रहेगा। अब नाउ ट्राई टू गिव योर अटर अटेंशन, ये वोल्टेज चेंज किसके लिए है? इस एमीटर के एंड में कुछ वोल्टेज चेंज करा रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ से जो आउटपुट करंट निकला वो यहाँ ड्रॉप हुआ, और वो ड्रॉप इसी के फेज में है, वही फेज एमीटर पे अपीयर हो रहा, वही वोल्टेज एमीटर के लिए अपीयर हो रहा, एमीटर के लिए अपीयर हो रहा। तो दिस एमीटर फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस सिनेरियो, इस बेस इज ग्राउंडेड, you want to take output at the collector and kind of input is coming at the input, a kind of, ठीक है, at the input of the this transistor, the emitter, a kind of input is reaching at this emitter, a kind of input is reaching at this emitter। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने इनपुट यहाँ पे दिया था, इस ट्रांजिस्टर को दिया था, वो घूमते फिरते टहलते दौड़ते पहुँच गया कहाँ? दूसरे ट्रांजिस्टर के एमीटर पे। और ये ट्रांजिस्टर अब सोच रहा है कि मैं तो कॉमन बेस में कनेक्टेड हूँ, क्योंकि बेस मेरा ग्राउंडेड है, एमीटर को इनपुट मिल रहा, कौन सा इनपुट? ये इनपुट जो कि इधर से ही आने की वजह से यहाँ पे अवेलेबल हुआ था, और यही इनपुट फिर इसको मिलने लगा, और आउटपुट में लेना चाहता हूँ कलेक्टर से। तो इट इज़ बिहेविंग एज ए, मतलब मोमेंट, इस मोमेंट पे, इस इंस्टेंट्स पे ये कैसे काम कर रहा है? कॉमन बेस की तरह। कॉमन बेस आपको याद दिला दूँ, ये एमीटर है आपका बेस ग्राउंडेड है, आपको इधर में कुछ इनपुट दे रहे हो ऐसे करके, और आपका आउटपुट यहाँ से कलेक्टर से लेना चाहते हो, तो ऑब्वियसली कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं बस रिमाइंड करना चाहता था कि कॉमन बेस क्या होता है। तो कॉमन बेस यानी कि एमीटर से इनपुट और कलेक्टर से आउटपुट आपको मिलने वाला है, ठीक है।
एमीटर से इनपुट और कलेक्टर से आपको आउटपुट मिलेगा। तो जो आपने इनपुट दिया है उसी का अल्फा फैक्टर होके यहाँ पे वो आउटपुट अवेलेबल होगा, यानी कि यहाँ पे आउटपुट अवेलेबल होगा, यानी कि वो आउटपुट यहाँ पे अवेलेबल होगा। और जिस फेज में ये था उसी फेज में यहाँ आया, उसी फेज में आएगा। तो ये फेज बिल्कुल सेम होगा। जो फेज ये था, ध्यान दीजिएगा, जो वी इन का फेज है, ये V1 का जो फेज है, ये V1 है, ठीक है, वही फेज होगा। और ये क्या आपका, ये V02 है, यानी कि सेकेंड ट्रांजिस्टर का आउटपुट टर्मिनल पे मिलने वाला आउटपुट। लेकिन ड्यू टू दिस 1, इसलिए ब्रैकेट में 1 लिख दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना होगा कि किसकी वजह से आया था। ये आया है टर्मिनल नंबर 1 पे, लेकिन 1 की वजह से इसलिए V01 ब्रैकेट में 1। ये आया है टर्मिनल नंबर 2 पे, इसलिए इसका नाम है V02, बट ड्यू टू दिस इनपुट इसलिए इसका नाम रखा, ब्रैकेट में 1 रख दिया। तो यहां तक मैं बहुत टाइम लिया, धीरे से समझा इस बात को हमने, क्योंकि अब जो हम करने वाले एनालिसिस, एग्जैक्ट सेम एनालिसिस करने वाला हम फास्ट करेंगे। बट यहां पे ध्यान देना जरूरी था कि मैंने जब ये इनपुट दिया और ये 0 रखा, एट दिस सिनेरियो मैंने इसको 0 रखा, इस केस में मैंने 0 रखा, तो भी मुझे दोनों आउटपुट मिलेंगे, है ना। कोई मिस्टेक से ना समझ ले कि जब ये इनपुट देंगे तो बस यही आउटपुट मिलेगा। फॉर एवरी सिंगल इनपुट will always have 2 outputs because you have 2 transistors and 2 terminals। अब ओवरऑल जो आउटपुट होगा ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस कि जो आपका ओवरऑल आउटपुट होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा। अब मैग्नीट्यूड नहीं देखेंगे, सॉरी ओनली मैग्नीट्यूड देखेंगे, डायरेक्शन साइन नहीं देखेंगे। तो अगर आप खाली इसी सिनेरियो को कंसीडर करो, क्या सिनेरियो कि इसको मैंने इनपुट दिया लेकिन इसको ग्राउंडेड रखा, इसको मैंने इनपुट दिया, जस्ट इसको एनालिटिकली समझिए इस बात को, ज़्यादा लिखूंगा नहीं मैं कुछ बात, एनालिटिकली इसको इम्बाइब करिए माइंड में कि इसको मैंने इनपुट दिया V1, इसको मैंने ग्राउंड किया, तो ऑब्वियसली मुझे दो आउटपुट्स मिले। अब ये 2 आउटपुट्स जो मिले हैं इसका डिफरेंस ही मेरा बैलेंस्ड आउटपुट होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे, ठीक है, इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे जो आउटपुट्स मिले हैं, V01 ड्यू टू 1, V02 ड्यू टू 1, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। अब ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस समझिएगा, बहुत सिंपल है। ये जो आउटपुट है और ये जो आउटपुट है दोनों आउट ऑफ फेज है, लेकिन होंगे इक्वल क्यों होंगे इसका भी रीजन मैंने बताया, क्योंकि ये बीटा फैक्टर से होके गया है और ये गामा इंटू अल्फा फैक्टर से। लिख देता हूं बात कि यहां पे आपका ये, यहां पे लिख देता हूं ये अल्फा फैक्टर, क्योंकि इनपुट में एमीटर दिया और आउटपुट से कलेक्टर, मतलब इनपुट में एमीटर करंट है, आउटपुट में कलेक्टर करंट है, यानी कि अल्फा फैक्टर का कहीं ना कहीं एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे गामा फैक्टर हो रहा, यहाँ पे अल्फा फैक्टर हो रहा। जो चीज़ यहाँ से गामा फैक्टर होकर आया वही चीज़ फिर अल्फा फैक्टर होकर बाहर मिला, यानी कि बीटा फैक्टर ही ये भी हुआ है, ये भी एक तरह से बीटा फैक्टर ही हुआ है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बीटा फैक्टर है तो ये भी एक तरह से बीटा फैक्टर ही हुआ है, यानी कि दिस इनपुट थ्रू दिस ट्रांजिस्टर हैज बीन एम्प्लीफाइड एंड दिस इनपुट थ्रू दिस, ठीक है, यही इनपुट, ये इनपुट इस ट्रांजिस्टर के थ्रू भी एम्पलीफाई हुआ है, यही इनपुट इस तरह से गया, इस तरह से जाते जाते इस ट्रांजिस्टर से भी एम्पलीफाई होगा, ये मिला। तो व्हाट आई वांट टू से कि दोनों इक्वली एम्पलीफाइड है ये आउटपुट्स, ऐसा नहीं कि इधर, और ऑलरेडी मैंने बोला कि दोनों मैच्ड है, सारा सर्किटरी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, हर चीज कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल मैच करा कर रखा है। तो आइडियली क्या हो रहा कि ये जितना एम्पलीफाइड है और ये भी उतना ही एम्पलीफाइड है, यानी इसका जितना वैल्यू है मैग्नीट्यूड है उसका भी इतना ही मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, क्लियर है, बिकॉज बोथ आउटपुट्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम इनपुट एंड थ्रू द इक्वली मैच्ड ट्रांजिस्टर्स। एक ही इनपुट 2 ट्रांजिस्टरों से होकर गुजरा है और दोनों इक्वली तरीके से एम्पलीफाई हो रहे हैं। इसलिए ये तो कन्विंस हो जाइए आप, मान लीजिए इस बात को, समझ लीजिए कि दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, और आउट ऑफ फेज तो है ही, उसका भी फैक्टर, उसका रीजन भी मैंने समझा दिया। तो 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चीज है बेसिकली, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट आउटपुट से, इक्वल एंड ऑपोजिट आउटपुट्स का दोनों फिर डिफरेंस लेने वाले होने, दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो एक्चुअली डबल ऑफ द एम्पलीफाइड मिलेगा, यानी एम्पलीफाइड ही बुझ के मिलेगा, कुछ एम्पलीफिकेशन ही हुआ है। तो हम कह सकते हैं इनका डिफरेंस लोगे तो ये दोनों का ऐड हो जाएगा, ऐड होगा ना, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चीजों को अगर डिफरेंस लोगे, मान लो 5 और -5 का डिफरेंस क्या होगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 और -5 में 10 का डिफरेंस होता है ना। सिंपल है, मैथमेटिक्स में मुझे लगता है बहुत अच्छे हो। तो ये दोनों ऑपोजिट और इक्वल होने की वजह से ऐड हो जाएंगे और यही आपका ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज होने वाला है। तो अगर आइडियलिटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं, चेक किया जाए कि यस मैंने इनपुट में क्या दिया था V1 और इधर वाले इनपुट में V1 दिया, इधर वाले इनपुट में 0 दिया, यानी दोनों का डिफरेंस क्या है, V1 - 0 है ना। डिफरेंशियल आउटपुट क्या होता है, दोनों इनपुट का डिफरेंस। तो ऑब्वियसली V1 दिया यहाँ, 0 दिया यहाँ, V1 दिया यहाँ पे, 0 दिया यहाँ पे, तो दोनों का डिफरेंस है V1, और V1 का एम्पलीफाइड फॉर्म ही तो आपको मिल रहा है। तो आइडियली इट इज फॉलोइंग व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग थ्योरेटिकली, बिकॉज हम मान रहे हैं कि दोनों
ट्रांजिस्टर्स एग्जैक्टली मैच्ड है, परफेक्टली मैच्ड है। तो सो फार सो गुड। एक इनपुट के हिसाब से मैंने बहुत सारा चीज एनालाइज किया और आउटपुट भी आइडियलिटी को फॉलो कर रहा है, ये मैंने दिखाया आपको। अब चलिए दूसरा इनपुट भी मैं दे दूं और फिर दोनों इनपुट को एक साथ कंसिडर करके भी आउटपुट को देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो दूसरा इनपुट के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। सपोज ये इनपुट में देने वाला हूं और ये भी मेरा मोरलेस वैसा ही कुछ फेज में, वैसा ही कुछ बिल्कुल साइनसोइडल वेव है, और जैसे ये फेज था वैसा ही फेज है, मैंने दिखाया सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, जब मैं V2 दूंगा तो मैं इसको V1 को मैं ग्राउंड मानूंगा, तो इसको अभी इग्नोर करिए, V1 मेरा 0 है। तो जैसे ही इनपुट दीजिएगा तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर अपने बीटा फैक्टर से क्या करेगा, एम्पलीफाई करते हुए आपको एक आउटपुट देने वाला है, तो इसका फेज ऑब्वियसली उलट जाएगा। देखिए ये जो आपका मिला है वो V02 है, यानी कि सेकेंड ट्रांजिस्टर के टर्मिनल पर मिलने वाला आउटपुट बिकॉज ऑफ द सेकेंड इनपुट, बिकॉज ऑफ द V2, बिकॉज ऑफ सेकेंड इनपुट। और एग्जैक्टली सिमिलर रीजन से ऐसे 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 आई ई निकलेगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और वो गामा फैक्टर से एम्पलीफाई होते हुए फिर इस ट्रांजिस्टर पे पहुंचेगा, इस ट्रांजिस्टर को एज ए कॉमन बेस काम करने लगेगा बिकॉज ऑफ ऑल द सेम रीजन ऑफ दिस एनालिसिस, और उसी तरह से यहाँ पे वो आउटपुट मिलने वाला है और यहाँ पे वो आउटपुट मिलेगा तो इसी फेज में मिलेगा जिस फेज में आपने ये इनपुट दिया, तो इसी फेज में मिलेगा, जो फेज उल्टा नहीं होगा। तो ये जो इनपुट ये जो आउटपुट है, ठीक है, और ये जो आउटपुट है इक्वली एम्पलीफाइड होंगे अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज ये डायरेक्टली इससे बीटा फैक्टर से एम्पलीफाई हो गया और इससे गामा फिर अल्फा, इसीलिए वो भी बीटा, क्योंकि गामा इंटू अल्फा बीटा ही हो जाता है। तो दोनों फिर से जो केस हुआ था एग्जैक्ट रिप्लिकेट कर रहा हूं बातों को कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे, उसी तरह ये भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसका नाम क्या होगा, V01 है बिकॉज ऑफ द 2, मतलब फर्स्ट टर्मिनल पे मिलने वाला आउटपुट बिकॉज ऑफ द सेकेंड इनपुट, और ये क्या है, सेकेंड टर्मिनल पे मिलने वाला आउटपुट बिकॉज ऑफ द सेकेंड इनपुट ऑल्सो। तो वी हैव गॉट 4 आउटपुट्स, येलो दोनों जो थे वो 2 अलग अलग आउटपुट्स है बिकॉज ऑफ दिस इनपुट, कॉमन सेम इनपुट। ये जो अभी ब्लू और ब्लू वाला जो डायग्राम बनाया हूं, ये भी दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। बोथ आर 2 डिफरेंट आउटपुट्स at 2 different terminals because of the same input that is at the second transistor's terminal, input terminal, ठीक है। तो ये अब मुझे लगता है इजी लग रहा होगा आपको। उसी सेंस में सोचो तो ये दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से, ये जो इनपुट है यानी V01 बिकॉज ऑफ द 1 एंड V02 बिकॉज ऑफ द 2, ये दोनों एक साथ अब कंसिडर करेंगे, क्योंकि अब मैं कंसिडर करने वाला हूं कि V1 और V2 दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं मान के चलता हूं, लेट अस अब नाउ कंसिडर कर लिया जाए कि V1 एंड V2 आर, जैसे वहां पे मैंने वोल्टेजेस की एप्लीकेशन दिया था, ट्रांजिस्टर बना दिया था V1 V2, तो मैंने कंसिडर किया था, उसी तरह से अब हम कंसिडर करने जा रहे हैं कि मैं जो यहाँ पे V1, ये जो V1 दिया हूँ और यहाँ पे जो V2 दिया हूँ, अगर दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे होंगे तो यानी कि ये भी आउटपुट अवेलेबल होगा, ये भी आउटपुट अवेलेबल होगा। सिमिलरली ये आउटपुट और ये आउटपुट भी अवेलेबल होगा। सिर्फ फर्स्ट इनपुट देता तो ये येलो अवेलेबल होता है, लेकिन मैंने सेकेंड इनपुट भी दे दिया, यानी ये ब्लू भी अपीयर होने लगेगा। तो यानी कि येलो ब्लू इधर भी, येलो ब्लू इधर भी अपीयर है, यानी कि फर्स्ट टर्मिनल पे भी 2 आउटपुट्स, सेकेंड टर्मिनल पे भी 2 आउटपुट्स, टोटल 4 आउटपुट्स। लेकिन सुपरपोजिशन के थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, ये दोनों इनपुट्स ऐड होंगे आपस में, ये दोनों आउटपुट्स हैं, दोनों आउटपुट्स आपस में ऐड होंगे और ये दोनों आउटपुट्स आपस में ऐड होंगे और तब जाकर नेट रिजल्ट होगा। तो ऑब्वियसली अब ये दोनों का जो एडिशन होगा, जो टोटल सम होगा, वो आपका V1 माना जाएगा। यानी व्हाट आई वांट टू से, अगर मैं लिख के इस बात को समझाऊं तो आपका जो V01 होगा दैट विल बी V01 ड्यू टू 1 प्लस V01 ड्यू टू सेकेंड इनपुट। सिमिलरली आपका जो दूसरा आउटपुट निकलेगा वो होगा, ठीक है, सॉरी, जो दूसरा आउटपुट निकलेगा वो भी बिल्कुल सिमिलरली लिखूंगा मैं इस बात को कि दूसरा जो आउटपुट निकलेगा वो होगा सेकेंड आउटपुट ड्यू टू द फर्स्ट इनपुट एंड सेकेंड आउटपुट ड्यू टू द सेकेंड इनपुट ऑल्सो। और फाइनली जो आपका आउटपुट होगा वो V01 माइनस V02 का डिफरेंस होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड लूंगा मैं उसका, कौन ज़्यादा है कौन कम है उससे मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ बात को, तो कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कुछ आएगा, कुछ रिजल्ट, ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कुछ आएगा रिजल्ट, फिर उनका डिफरेंस लोगे तो आइडियली आप देखोगे कि उनका जो एक्चुअल में जो डिफरेंस था, यानी कि इनपुट्स का जो डिफरेंस था, यानी V1 और V2 का जो डिफरेंस था, वही एक्चुअल में एम्पलीफाई होकर आपका आउटपुट में मिल रहा है। इस बात को समझने के लिए मैं एक केस कंसिडर करने वाला हूं, ठीक है, एक केस कंसिडर करने वाला हूं। वो केस क्या है, से केस इज
मान लीजिए कि V1 इक्वल्स टू V2, यानी कि जो दो इनपुट आप दे रहे हो उसको इक्वल मान लिया मैंने। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ठीक है, थियोरेटिकली थ्योरी क्या कहेगा, थियोरेटिकली हम क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे, सिंपली ए डी V1 माइनस V2, यही होता है ना, थ्योरी कहता है। सिंपली हम जीरो आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं। इस कंसिडर को अगर करें, इस केस को अगर हम कंसिडर करें तो आउटपुट जीरो होगा, बिकॉज V1 माइनस V2 बिकम जीरो, सो आउटपुट विल बी जीरो। ठीक है, सिंपली यहाँ पे देखिए इस बात को कि क्या हमने बोला था कि ये मेरा थियोरेटिकल कंडीशन है, और आइडियली अगर मैच हो जाए तो हम जीरो एक्सपेक्ट करेंगे अगर मेरा ये V1 और V2 बराबर होते हैं तब। अब देखिए, अब इसको हम एनालाइज भी कर लेते हैं। V1 और V2 अगर बराबर हो जाए, यानी कि V1 की वजह से ही ये दोनों, ठीक है, V1 की वजह से ये इनपुट आउटपुट आया और V2 की वजह से ये आउटपुट आया, यानी ये दोनों आउटपुट भी बराबर होंगे, ये दोनों आउटपुट भी बराबर होंगे। सिमिलरली ये दोनों भी आउटपुट बराबर होंगे। आई वांट टू से कि ये जो V0 ड्यू टू 1 एंड V01 ड्यू टू 2, यानी ये और ये दोनों बराबर होंगे आपस में, और दोनों को ऐड करूंगा जब, और ऐड तो मुझे करना ही है, ऐड करके देखिए अगर ये दोनों इक्वल है लेकिन फेज पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपोजिट है तो दोनों का एडिशन जीरो हो जाएगा, दोनों का एडिशन जीरो हो जाएगा, राइट, इन दोनों का एडिशन जीरो हो जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं वही बात को कि ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, इक्वल है क्योंकि ये पहले वाले इनपुट का आउटपुट है, ठीक है, सी, और ये दूसरे वाले इनपुट का आउटपुट है, दोनों सेम टर्मिनल पे अवेलेबल है। देखिए V01 मतलब, ठीक है, पहला वाला टर्मिनल का आउटपुट ड्यू टू पहला इनपुट, और V01 टू ब्रैकेट में 2 का मतलब पहला वाला टर्मिनल का आउटपुट ड्यू टू द सेकेंड इनपुट। बट आई एम सेइंग द बोथ द इनपुट्स आर इक्वल, सो ऑब्वियसली बोथ द आउटपुट्स विल ऑल्सो इक्वल, बट वी नो दैट द फेजेस आर ऑपोजिट, सो इक्वल एंड ऑपोजिट, इसलिए जीरो। सिमिलरली ये भी हो जाएंगे, ये और ये भी दोनों हो जाएंगे इक्वल एंड ऑपोजिट, ये भी जीरो हो जाएंगे। तो जीरो और जीरो का डिफरेंस क्या होगा? जीरो ही तो होगा। तो आउटपुट मेरा जीरो में एक्सपेक्ट कर रहा था ना यहाँ पे ये, और वही मुझे एनालिसिस से भी मिला है, वही मुझे सर्किट एनालिसिस से भी मिल रहा है। सिंपल है, मुझे नहीं लगता मुझे इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत थी। एक बात तो सिंपल है, एनालिटिकल इस बात को बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे इनपुट दिया और आपने एक यहाँ इनपुट दिया, दोनों इनपुट हैपन्स टू बी इक्वल। अगर दोनों इनपुट इक्वल होंगे तो इसका मतलब कि ये दोनों आउटपुट, क्योंकि ये पहले वाले का आउटपुट है, ये दूसरे वाले का आउटपुट, ये दोनों बराबर होंगे। उसी तरह से ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि पहले वाले का आउटपुट है, ये दूसरे वाले का आउटपुट है, ये दोनों आउटपुट भी बराबर है आपस में, तो दोनों जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। देखिए, क्योंकि इसका फेज ऑपोजिट है इसके ऑपोजिट, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएंगे, जीरो और जीरो का डिफरेंस जीरो होगा। तो एनालिसिस से भी हमको पता चल रहा है कि अगर आइडियली मैच करा दिया जाता है इन दोनों ट्रांजिस्टर को, तो हमें आउटपुट थियोरेटिकली जो मिलना चाहिए वही मिल रहा है। सो आइडियली इट हैपेंस। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? that ideally these all things are happening. So हमने क्या देखा कि if V1, let me take a very interesting color, ठीक है, तो हमने ये कंक्लूड किया कि अगर V1 और V2 दोनों बराबर हो जाएं, अगर बराबर हो जाएं तो मेरा आउटपुट जीरो होगा। ये लेकिन होगा, ये थियोरेटिकली होना चाहिए, ठीक है, और आइडियली ये होना चाहिए, थियोरेटिकली एंड आइडियली दोनों होना चाहिए, लेकिन आइडियली ही सिर्फ होगा। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, ठीक है, आइडियली ये होना चाहिए। आइडियली का मतलब ये हो रहा कि दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल इफ द ट्रांजिस्टर्स आर एग्जैक्टली मैच्ड। मैंने शुरू में बोला था कि अगर मैच हो जाए तो ये होगा, नो प्रॉब्लम, होगा, और हमने मैच को कंसिडर करके ही एनालिसिस किया, इसलिए आउटपुट ये आया। दिस इज पॉसिबल इफ द ट्रांजिस्टर्स आर परफेक्टली मैच्ड, परफेक्टली मैच्ड। ये बस सारे जो सेंटेंस लिख रहा हूँ इस बात पे ध्यान दीजिएगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, बट ये आइडियली हो रहा है, बट परफेक्शन जरूर होता नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। प्रैक्टिकली दे आर नॉट मैच्ड, दे आर नॉट मैच्ड, प्रैक्टिकली ये मैच नहीं होते, एंड हेंस वी गेट, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पाते हैं ए सर्टेन, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कंडीशन में? जीरो, बट ए सर्टेन नॉन जीरो आउटपुट वैल्यू हमें मिलता है, नॉन जीरो आउटपुट वैल्यू हमें मिलने लगता है, क्योंकि परफेक्टली हमारा मैचिंग नहीं हो पाया है। तो नॉन जीरो आउटपुट वैल्यू मिलता है, ये आप मानते हो। बी आउटपुट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, सम वैल्यू मिलने वाला हमको यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए अब ये होता क्यों है?
क्योंकि थ्योरी हमने बनाई थी डिफरेंस का आउटपुट निकालने के लिए, बट बिकॉज ऑफ नो परफेक्ट मैचिंग ना होने की वजह से, बिकॉज ऑफ नो परफेक्ट मैचिंग, एक और काम यहाँ पे होने लगा। नो परफेक्ट मैचिंग का मतलब परफेक्शन से थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर हो रहा कुछ, उसका मतलब है नो परफेक्ट मैचिंग। ठीक है, नो परफेक्ट मैचिंग की वजह से इट not only amplifies the डिफरेंस जो है दोनों का, सिर्फ उसी को एम्पलीफाई नहीं कर रहा है, नॉट ओनली एम्पलीफाइज द डिफरेंशियल मोड इनपुट बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली एम्पलीफाइज द डिफरेंशियल मोड इनपुट बट ऑल्सो मैं रेड कलर से लिखने जा रहा हूं जो हमें डिजायर्ड नहीं है, बट ऑल्सो दी कॉमन मोड इनपुट को भी ये एम्पलीफाई करने लगा है। कॉमन मोड क्या होता है? जो एवरेज लेवल है उस इनपुट का। और ये क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि परफेक्ट मैचिंग नहीं हो पा रही है, एवरेज लेवल को भी ये एम्पलीफाई कर रहा है। तो डिफरेंशियल मोड और कॉमन मोड क्या है? पहले मैं कॉमन मोड लिख देता हूं, जो V1 आपने दिया और जो V2 आपने दिया, मैं यहाँ पे V1 V2 को नेसेसरली इक्वल अभी मान के नहीं रहा, इन जनरल मान रहा हूँ। इसका जो एवरेज होता है यही कॉमन मोड होता है, इसको भी ये एम्पलीफाई करता है। इसको कहते हैं V कॉमन, VC कॉमन वैल्यू है ये, इसको भी एम्पलीफाई कर रहा है। क्यों एम्पलीफाई कर रहा है? बिकॉज ऑफ नो परफेक्ट मैचिंग कर रहा है। लेकिन अगर परफेक्ट मैचिंग हुई होती, जो कि आइडियली हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, एक आइडियल केस है बस, तो हमारा सिर्फ क्या एम्पलीफाई होता? ये एम्पलीफाई होता। V1 और V2 का डिफरेंस ही एम्पलीफाई करता है, और इसी को हम कहते हैं VD सिंपली। तो ये एम्पलीफिकेशन हमारा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि जो VD है वो है दोनों इनपुट का डिफरेंस। ठीक है, एंड दिस इज एम्पलीफाइड इफ परफेक्ट मैचिंग इज डन। परफेक्ट मैचिंग अगर होता है तो दिस इज ओनली एम्पलीफाइड, दिस इज ओनली एम्पलीफाइड, मतलब सिर्फ एम्पलीफाइड यही होता है। लेकिन VD इज इक्वल टू V1 माइनस V2 और V कॉमन इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी इन एसोसिएशन विद दैट ये दोनों एम्पलीफाई होने लगते हैं बिकॉज ऑफ, ठीक है, बोथ आर एम्पलीफाइड, लिख देता हूं यहाँ पे बोथ, BOTH, बोथ आर एम्पलीफाइड both are amplified because of no perfect matching, no perfect, ये वर्ड को एम्फेसाइज कर रहा हूं मैं, परफेक्ट मैच, नो परफेक्ट मैचिंग लिख देता हूं। ठीक है, परफेक्ट मैचिंग अगर होता तो सिर्फ ये मेरा एम्पलीफाइड होता, लेकिन नो परफेक्ट मैचिंग की वजह से ये दोनों मेरे एम्पलीफाई हो रहे हैं। प्रैक्टिकली ये होता है, दिस इज, ये मेरा जो हो रहा है ये मेरा आइडियली होता है, हम मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए आइडियली, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकली होता है। बहुत बार हम इस बात को दोहरा चुके हैं। इसीलिए जो आप इनपुट देते हो इसका मतलब हम कंसिडर करेंगे कि उसमें कुछ आपका कॉमन पार्ट भी है और उसमें कुछ डिफरेंशियल पार्ट भी है। जो दूसरा इनपुट देते हो उसमें भी कुछ कॉमन पार्ट है और कुछ उसमें डिफरेंशियल पार्ट है। पहला इनपुट कॉमन और डिफरेंशियल का सम होता है, और दूसरा है, ठीक है, पहला इनपुट और दूसरा इनपुट। तो पहला इनपुट आपका जो होगा वो V कॉमन और इसमें भी VD और VD होगा, लेकिन VD बाई 2 होता है क्योंकि डिफरेंस को बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ करके हम लेते हैं। सो हम अब क्या करने वाले, हमारा जो इनपुट जो दो है हमारे पास, जब द टू इनपुट्स व्हाट वी हैव इज कहीं ना कहीं इट कंप्राइजेज बोथ पार्ट, दैट इज कॉमन पार्ट एज वेल एज द डिफरेंशियल पार्ट। दोनों पार्ट से मिलके बना होता है कौन? दोनों इनपुट्स V1 भी और V2 भी। ये तो आप समझ लीजिए, अब इसको आप करके देखो, आपका आ जाएगा। VC के वैल्यू भी V1 प्लस V2 दोनों का एवरेज होता है, और VD का जो वैल्यू होता है ऑब्वियसली सिंपली डिफरेंस होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी लिखा है ये भी आपको समझ लेना कि मेरा इनपुट ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। दो इनपुट्स हमेशा जो हम देंगे एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर को, बोथ विल कंप्राइज व्हाट,
द कॉम्पोनेंट ऑफ कॉमन एज वेल एज डिफरेंशियल, कॉम्पोनेंट ऑफ कॉमन एज वेल एज डिफरेंशियल, कॉमन और डिफरेंशियल दोनों के एसोसिएशन से एक इनपुट बनता है, ठीक है, इस तरह से। अब हम जब एनालिसिस करेंगे उसमें क्या करेंगे कि जब जो हम यहाँ पे V1 दे रहे हैं और जो इधर से हम V2 दे रहे हैं, तो हम V1 की जगह हम ये मानेंगे कि VC प्लस VD/2 दे रहे हैं, इस तरह से हम इमेजिन करेंगे, और जो V2 दे रहे हैं वो VC माइनस VD/2 दे रहे हैं, इस तरह से इमेजिन करेंगे। बिकॉज सिंपली बात को समझिए कि V1 और V2 को तो हमने इस तरह से दे के एनालिसिस किया, लेकिन जो हम यहाँ V1 और V2 दे रहे हैं, अब हम कंसिडर करेंगे कि V1 मतलब हम क्या दे रहे हैं, कुछ कॉमन प्लस कुछ डिफरेंशियल का हिस्सा दे रहे हैं, उसी तरह से जो V2 दे रहे हैं उसमें कॉमन माइनस VD/2 दे रहे हैं, इस तरह से इमेजिन करेंगे। उसके बाद अब एक और स्टेप लेंगे हम कि सिर्फ VC दे के एक बार हम एनालिसिस करेंगे सर्किट का, उसके बाद प्लस VD/2 और यहाँ माइनस VD/2 दे के हम एनालिसिस करेंगे। व्हाट आई वांट टू से इज कि मेरा जो सर्किट डायग्राम है होगा, जो भी मान लीजिए कि आपका ये सर्किट डायग्राम है, तो हम एक बार VC इधर से देंगे और इधर भी VC देंगे और फिर सर्किट एनालिसिस करेंगे। तो ये एक एनालिसिस होगा, ये एनालिसिस नंबर 1 होगा। दूसरी एनालिसिस करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इधर VD/2 देंगे और इधर से, सॉरी एरो मैंने गलत बना दिया, इधर से, ठीक है, जब इधर से इधर हम देंगे VD/2 तो ऑब्वियसली इधर क्या देंगे, माइनस VD/2, ठीक है, इधर देंगे माइनस VD/2। तो एक बार VC दे के एनालाइज करेंगे और एक बार VD/2 माइनस VD/2 दे के एनालाइज करेंगे सर्किट का, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हम दे रहे हो ऑब्वियसली VC प्लस ये दोनों ऐड कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपका V1 बन जाएगा, ये दोनों भी ऐड कर दोगे यानी VC माइनस कर दोगे तो ये V2 बन जाएगा। तो V1 और V2 दे के एनालाइज करने का मतलब है कि VC दे के एनालाइज करना, प्लस उसके बाद दूसरा एनालिसिस में VD/2 माइनस VD/2 दे के एनालाइज करना, यानी कि हम दो एनालिसिस करेंगे। तो पहला एनालिसिस में मैं क्या ले रहा हूं, VC ले रहा हूं, यानी कि मैं पहला जो एनालिसिस है उसका नाम होगा कॉमन मोड का इनपुट दे रहा हूं, तो कॉमन मोड एनालिसिस करूंगा, कॉमन मोड एनालिसिस करूंगा। और जब मैं VD/2 माइनस VD/2 दे रहा हूं, यानी इसका नाम होगा डिफरेंशियल मोड, डिफरेंशियल मोड एनालिसिस, ठीक है। तो मैं दो तरह के एनालिसिस करूंगा क्योंकि दोनों के एनालिसिस डिफरेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जब हमारा कॉमन मोड जा रहा होता है सर्किट में, तो सर्किट का जो परफॉर्मेंस है या सर्किट का जो कह सकते हैं रिस्पॉन्स है वो थोड़ा अलग हो जाता है, अलग होता नहीं है ऑब्वियसली, आपके डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेजेस जो सर्किट कुछ बिहेवियर उसका दिखाएगा अपना। इस तरह के जब इनपुट्स देंगे तो अपना सर्किट थोड़ा अपना तरह से बिहेवियर दिखाएगा। तो बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी विल डील विद टू डिफरेंट एनालिसिस, जिसमें हम कॉमन मोड के एनालिसिस अलग से करेंगे, डिफरेंशियल मोड के एनालिसिस अलग से करेंगे। फिर कॉमन मोड के एनालिसिस से कुछ आपको कॉमन मोड गेन मिलेगा, AC वाला आपका गेन मिलेगा। जब डिफरेंशियल एनालिसिस करोगे तो आपका मिलेगा कुछ डिफरेंशियल वाला गेन मिलेगा, तो कॉमन मोड गेन मिलेगा, डिफरेंशियल मोड गेन भी मिल जाएगा। इन दोनों गेन का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली AD डिवाइडेड बाई AC करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CMRR। और ऑब्वियसली इस बार जो CMRR आने वाला है वो सर्किट कंपोनेंट के टर्म्स में मिलेगा, यानी कि कुछ RE वैल्यू, RC वैल्यू, उसका कुछ GM वैल्यू, बीटा वैल्यू, ये सारी वैल्यूज के टर्म्स में मिलेगा। तो उस वैल्यूज के टर्म्स में जब आपको CMRR मिलेगा तो आप देख के बता सकते हो कि मेरा CMRR कैसे बेटर किया जा सकता है। सो अगले क्लास में हम दो एनालिसिस करने वाले हैं, कॉमन मोड एनालिसिस एंड डिफरेंशियल मोड एनालिसिस, और इस प्रकार हम खत्म कर देंगे पूरा ओवरऑल एनालिसिस एंड वर्किंग एंड ऑल द एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपको आई होप ये क्लास यूजफुल रहा होगा।